बिगफुट फायर ट्रैक्टर सेलमैन। चिरोली नाम के गांव में अमित अपनी बीवी रेखा के साथ रहता था। उसे नए नए कारनामे करने का बड़ा शौक था और वह करता भी था, जिस वजह से उसे इस बात का काफी घमंड था। उस गांव में हर साल की शुरुआत में नई नई चीजें इन्वेंट करके और लोगों का मनोरंजन करने की प्रतियोगिता रहती थी। उस प्रतियोगिता में अमित हमेशा जीतता था और इस साल भी उसने जीतने का पक्का इरादा किया था। एक दिन रेखा उसे कहती है, सुनो जी, आप इस साल भी प्रतियोगिता जीतोगे इस बात का मुझे पूरा यकीन है। लेकिन इस बार जीते हुए रुपयों से मुझे हीरो का हार चाहिए। अरे हाँ हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि मैं ही जीतूंगा। तुम्हें तुम्हारा हीरो का हार मैं पक्का दिलाऊंगा। अमित ऐसा कहकर अपने काम पर लग जाता है। उसके पास एक पुराना ट्रैक्टर रहता है जिस पर वो अपना काम शुरू करता है। उसी गांव में राहुल नाम का एक और दूसरा इंजीनियर रहता है और इस साल वो इस प्रतियोगिता में भाग लेता है। वो सोचता रहता है कि ऐसा क्या बनाया जाए जिससे प्रतियोगिता जीतने के चांसेस ज्यादा हो और लोगों को भी वो पसंद आए। तभी वो टीवी में एक फिल्म की झलक देखता है जिसमें एक रोबोट अपने आप जुड़ता है और वक्त पर अलग भी होता है। ये देखकर वो सेल से रोबोट बनाने का फैसला करता है और अपने काम पर लग जाता है। लेकिन इस बात की खबर जैसे तैसे अमित की पत्नी रेखा को पता चलता है। वो अमित से कहती है, सुनो जी, इस साल की प्रतियोगिता में सुना है कि कोई राहुल नाम का लड़का भी भाग ले रहा है, जो कि एक इंजीनियर है। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करो। अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये प्रतियोगिता सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतूंगा। आने दो उस राहुल को। वो आएगा तो एक करारे नोट की तरह, लेकिन मैंने उसे चिल्लर बना के नहीं भेजा तो मेरा नाम भी अमित नहीं है। अमित अपने काम में और भी मेहनत करने लगता है और उसके पास जो पुराना ट्रैक्टर रहता है उसे बड़े बड़े चक्के लगाकर उसे बिग फुट ट्रैक्टर बनाता है और कुछ ऐसा करता है कि जब वो ट्रैक्टर शुरू करता है तो उससे आग निकलती है। इस तरह से वो अपना बिग फुट फायर ट्रैक्टर बनाता है। लेकिन वो मन ही मन में सोचता रहता है कि राहुल आखिर क्या बनाएगा जिससे उसे तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। ये देखने अमित राहुल के घर चुपके से चोरों की तरह जाता है और वो देखता है कि राहुल एक सेलमैन रोबोट बना रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये एक रोबोट बना रहा है और इसका सारा सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर में है। ठीक है बेटा, देख लूंगा तेरे इस सेलमैन रोबोट को। यह सोचकर अमित फिर से राहुल के घर रात को जाता है और कंप्यूटर में जो सेलमैन रोबोट का सॉफ्टवेयर होता है उसे ही बदल देता है। वो कहता है, आप दिखा बेटा तेरा ये सेलमैन रोबोट से काम करके। ऐसा करके वो घर वापस आता है। दूसरा दिन प्रतियोगिता का होता है। सारे प्रतियोगी अपनी अपनी बनाई चीजें वहां पर रखते हैं। अमित अपना बनाया हुआ बिग फुट फायर ट्रैक्टर और राहुल अपना सेलमैन रोबोट रखते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रायल दिखाने का वक्त आता है। जैसे ही अमित अपना बिग फुट फायर ट्रैक्टर चालू करता है, उसके ट्रैक्टर से आग निकलती है। ये देखकर लोग चौंक जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद राहुल भी अपना सेलमैन रोबोट चालू करता है और गाना लगाता है। उस गाने पर उसका सेलमैन रोबोट डांस करने लगता है। इस वजह से लोग अमित के बिग फुट फायर ट्रैक्टर को देखना छोड़कर राहुल के सेलमैन रोबोट के पास आते हैं और उसे देखकर तालियां बजा बजा कर डांस करने लगते हैं। यह देखकर अमित मन में ही सोचता है, नाच लो बेटा नाच लो, थोड़ी देर के बाद देखना क्या होता है। अमित के कहने के मुताबिक थोड़ी देर के बाद ही राहुल का सेलमैन रोबोट बेकाबू होता है और पागल जैसे हरकत करने लगता है। सेलमैन रोबोट अमित के बिग फुट फायर ट्रैक्टर के पास जाकर उसे तहस नहस कर देता है और अमित के पीछे लगता है। अमित भागने लगता है और कहता है, अरे बाप रे, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे मर गया रे, अरे बचाओ। ये देखकर राहुल एक रिमोट निकालता है और उससे अपने सेलमैन रोबोट पर काबू पा लेता है और राहुल के पास वापस आकर वो रोबोट फिर से डांस करने लगता है। राहुल अमित के पास जाकर कहता है, अमित मैंने तुम्हें कल रात को मेरे कंप्यूटर में रोबोट के सॉफ्टवेयर को बदलते हुए देख लिया था और उसके बाद ही मैंने इस रिमोट को बनाया जिससे मैं अपने सेलमैन रोबोट पर काबू पा सकूं। मुझे माफ कर दो राहुल, मुझे बड़ा घमंड था कि यह प्रतियोगिता सिर्फ मैं ही जीतूंगा, इसलिए मैंने यह सब किया, मुझे माफ कर दो। इस तरह से उस साल अमित की जगह पर राहुल वह प्रतियोगिता जीत जाता है और सारा जीता हुआ रुपया राहुल को मिल जाता है। बिग फुट सुपर ट्रक आइसक्रीम वाला।
सीतापुर नाम के गांव में मदन नाम का आदमी अपनी बीवी सपना के साथ रहता था। मदन गांव गांव घूमकर आइसक्रीम बेचने का काम करता था। वो रोज अपनी आइसक्रीम की गाड़ी लेकर कभी स्कूल के पास तो कभी बाजार में आइसक्रीम बेचता था। लोग, बच्चे, बूढ़े सभी मदन का आइसक्रीम खाते और खुश होते। इस तरह मदन अपना जीवन पैसे कमाकर व्यतीत कर रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे मदन की आइसक्रीम कम बिकने लगी, जिस वजह से उसे ठीक ठाक पैसे नहीं मिलते और उसका गुजारा मुश्किल होने लगा। वो एक दिन सपना से कहता है, अरे सपना, पता नहीं क्यों लेकिन आजकल आइसक्रीम नहीं बिक रही। पैसे भी नहीं आ रहे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात तो सही है जी। आप एक काम करो जी, कुछ ऐसी आइडिया करो जिससे बूढ़े, बच्चे, बड़े सभी आपकी आइसक्रीम की तरफ आकर्षित हो, आइसक्रीम खाने के लिए आपका इंतजार करें। लेकिन ऐसा क्या कर सकता हूँ जो ऐसा हो सके? अरे आप कुछ तरकीब लगाओ, कुछ न कुछ मिलेगा ही। जैसे कि आजकल बिग फुट टायर वाली गाड़ियां बहुत दिख रही है, आप भी कुछ ऐसा करो। ठीक कहा सपना तुमने। मैं देखता हूँ अब क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहकर मदन एक गैरेज वाले के पास जाता है और उससे एक पुराना ट्रक खरीदकर उसे अच्छा पेंट करता है। उसे बड़े बड़े टायर लगाता है और ट्रक के चारों तरफ आइसक्रीम की सजावट वो करता है और बीच में आइसक्रीम बेचने के लिए रखता है। इस तरह उसका बिग फुट सुपर ट्रक आइसक्रीम बन जाता है। और दूसरे दिन से वो अपना बिग फुट सुपर ट्रक आइसक्रीम लेकर एक स्कूल के सामने जाता है। उस ट्रक की चकाचौंध देखकर बच्चे ही क्या, बूढ़े और बड़े सभी आइसक्रीम खाने मदन के पास आने लगते हैं। और इस तरह से मदन का फिर से आइसक्रीम बेचना शुरू हो जाता है। उस दिन बड़ा खुश होकर मदन घर आता है। उसे देखकर सपना कहती है, अरे वाह जी, बड़े खुश दिख रहे हो। लगता है आज मुनाफा हो गया है आइसक्रीम बेचकर। अरे हाँ सपना, तुम्हारा आइडिया तो चल पड़ा। फटाफट सारा आइसक्रीम आज बिक गया। इस तरह से रोजाना मदन अपना बिग फुट सुपर ट्रक आइसक्रीम लेकर स्कूल के पास जाता और वहां आइसक्रीम बेचता। इस तरह मदन का आइसक्रीम का धंधा फिर से चलने लगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। लेकिन एक दिन जब मदन आइसक्रीम बेचकर अपने घर वापस आ रहा होता है, एक बच्चा उसके ट्रक के पीछे पीछे आता है। लेकिन मदन इस बात से बिल्कुल भी अनजान होता है। वो घर आकर ट्रक को बाहर पार्क करता है और घर के अंदर जाकर खाना खा के सो जाता है। लेकिन वो बच्चा वही ट्रक के पास खड़ा रहता है। काफी रात होती है और वो बच्चा डर के मारे रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर सपना कहती है, अजी सुनो, ये कौन बच्चा रात को रो रहा है? हमारे घर के बाहर से आ रही है आवाज। अरे हाँ, मुझे भी आ रही है। चलो चलकर बाहर देखते हैं। दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते ही कि एक बच्चा आइसक्रीम ट्रक के नीचे बैठकर रो रहा होता है। दोनों उसके पास जाते हैं और उसे घर के अंदर लेकर सपना उसे पूछने लगती है, अरे तुम कौन हो बेटा, और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम बंटी है। मुझे आइसक्रीम खानी थी, इसीलिए मैं इस ट्रक के पीछे पीछे दूसरे गांव से यहाँ आ गया हूँ। लेकिन अब मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। मुझे घर जाना है। बेटा तुम रो मत, मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर सपना उस बच्चे को खाना खिलाती है और आइसक्रीम खिलाकर उसे सुला देती है। इधर उस बंटी के माँ बाप बड़े परेशान हुए रहते हैं कि वो कहाँ चला गया। वो उसे इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं चलता। सवेरा होते ही मदन उस बच्चे को लेकर अपने बिग फुट सुपर ट्रक आइसक्रीम में उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने निकलता है। और जैसे ही वो स्कूल के सामने आता है, उस बंटी के माँ बाप उसे मिलते हैं। लेकिन बंटी के पिताजी को लगता है कि मदन ने उसे चुराया है। वो कहता है, अरे ओए आइसक्रीम वाले, तुम इस आइसक्रीम बेचने की आड़ में बच्चे भी चुराते हो? अरे नहीं नहीं भाई, ये बच्चा तो मुझे कल रात मेरे घर के सामने रोते हुए मिला। मैं भला क्यों बच्चे चुराऊंगा? लेकिन मदन की एक भी बात वो आदमी नहीं सुनता और उसे भला बुरा कहता ही रहता है। तभी उनका बेटा बंटी कहता है, नहीं नहीं पिताजी, आइसक्रीम वाले अंकल ने मुझे नहीं चुराया। मैं खुद आइसक्रीम खाने के लिए इनके ट्रक के पीछे पीछे चलता गया। अंकल ने तो मुझे रात भर अपने घर में रखा, मुझे खाना खिलाया और आइसक्रीम भी दी, और सुबह होते ही वापस ले आए। ये बहुत अच्छे हैं पिताजी।
ये बात सुनकर बंटी के पापा मदन से माफी मांगते हैं और इस बात की खबर आसपास के सभी गांव में फैल जाती है और मदन के बिग फूड सुपर ट्रक आइसक्रीम खाने लोग आते ही रहते हैं।